सबसे पहले तो मैं एक एतराफ़ करना चाहता हूँ। आप इसको किसी न किसी दर्जे में एतराफ़ जुर्म ही कह सकते हैं। वो ये है कि मैं एक तवील अरसे तक ये सोचता रहा कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं, उन्हें पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। मेरी इस हवाले से मुख्तलिफ आरा थी, और जब कभी असम्बली में ये बात होती कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इलेक्शन लड़ने का हक़ दें, तो मैं उसकी डट के मुखालफत करता, और बहुत सारे ऐसे अल्फाज भी मैंने घड़ रखे थे जो मेरी दलील को कुछ ज़्यादा मौसर बना देते। लेकिन अभी हाल ही में पिछले 1.5 साल से जो पाकिस्तान में हो रहा है और जो कुछ हुआ है, उसके लिए अगर मैं बिल्कुल ये एतराफ़ करता हूँ कि अगर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ना होते तो यहाँ पे हालत उससे कहीं ज़्यादा बुरी होती जितना अभी आप सब के सामने ज़िक्र हुआ है। यहाँ पर इंसानी हुकूक की पामाली उससे कहीं ज़्यादा होती जितनी हमने पिछली 1.5 साल में देखी। और आप लोगों की वजह से पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की सियासत लोकल से निकल के किसी न किसी दर्जे में ग्लोबल लेवल पे गई। और शायद इसकी वजह यह है कि जब हमने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को अपने बचपन में पाकिस्तान से पाकिस्तान आते हुए देखा, तो हमने देखा कि या तो ये टेप रिकॉर्डर लेके आते हैं या वीसीआर लेके आते हैं। आज मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि आप लोग पहली बार हमारे लिए वैल्यू, ख्याल, जमहूरियत, आज़ादी और हुकूक की बात लेते हैं, और इसके लिए हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। दूसरी बात, दूसरा एक सवाल जो बहुत मुझसे भी यहाँ पे जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मेरे भाई, मेरे बच्चे, नौजवान दोस्त जो हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि पाकिस्तान के अंदर से कोई तहरीक क्यों नहीं उठती, पाकिस्तान के अंदर कोई मामला आगे क्यों नहीं बढ़ता। मैंने कहा जी, सब ने मुझे कहा कि आपने सवाल का जवाब ज़रूर दें। तो मैं उस सवाल का जवाब दे, तो शुक्र है कि एविडेंस भी मेरे पास ही मौजूद है और केस भी आपके सामने। मार्च 2009 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उनके ओहदे से माजूल कर दिया गया था। 2007 में, माफ़ कीजिएगा। जब 2007 में उन्हें उनके ओहदे से माजूल किया गया, तो एक शख्स था जो उसको अपनी गाड़ी में बिठा के पूरे पाकिस्तान में घुमाता था। और पहले दिन एतजाज़ अहसन साहब आपके सामने बैठे, एतजाज़ अहसन साहब ने एक बिल्कुल ऐसी तहरीक उठाई दस्तूर की और इंसाफ की जिसने पूरे के पूरे पाकिस्तान को दीवाना बना दिया। हालत ये थी कि जब एतजाज़ साहब उन्हें चीफ जस्टिस साहब को, साबिक चीफ जस्टिस को लाहौर लेके आ रहे थे, तो आते हुए इनकी गाड़ी पूरे 24 घंटे लेट हुई थी। और मैं खुद उन लोगों में शामिल था एज ए जर्नलिस्ट, जो मॉल रोड पे खड़े हुए इनकी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे कि इन्होंने पहुंचना तो किसी और वक्त था, लेकिन फिर ये बहुत देर से पहुंचे और हम रात को प्रैक्टिकली सड़क के ऊपर सोए। और एतजाज़ अहसन साहब और वकला, ये सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, इन्होंने ही वो तहरीक चलाई थी। अब मेरा सवाल सिर्फ एतजाज़ साहब आपसे और आप सब वकीलों से ये है कि क्या अब दस्तूर बाकी है जिसकी बहाली के लिए तहरीक चलाने की कोई कॉल की ज़रूरत पड़नी है? क्या कोई ऐसी सूरत बाकी रह गई है कि हम कहें कि दस्तूर की फ़लाँ शिकों पर तो पूरी तरह अमल हो रहा है, चलिए एक आध पे गुजारा है। सूरत हाल ये है कि वो शिकें जिसकी वजह से दस्तूर कहलाता है, सारी की सारी मुअत्तल है और शिकस्ता है। अब ये मामला आप ही के हाथ में है, एतजाज़ साहब के हाथ में और वकीलों के हाथ में है कि हमें ये बताएं कि हमारा दस्तूर जो है वो बहाल कैसे हो सकता है। लास्टली मैं आपको एक अर्ज़ करूँ कि पाकिस्तान में, मैं अभी कहीं पढ़ रहा था कि पूरी दुनिया में बहुत सारे शोबे और नौकरियां ऐसी हैं जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ख़त्म कर देगी। जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि बहुत सारी नौकरियां ग्लोबली ऐसी हैं जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ख़त्म कर देगी। पाकिस्तान में बहुत सारी नौकरियां ऐसी हैं जिन्हें सिर्फ इंटेलिजेंस ख़त्म कर देगी। वो नौकरियां दो हैं।
एक है मेरी नौकरी यानी सहाफ़ियों की नौकरी। सहाफ़ियों की नौकरी डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हम जिस कदर पाबंदियों में काम कर रहे हैं, जिस कदर सेल्फ सेंसरशिप का हम शिकार हो चुके हैं और जिस कदर हमारे ऊपर दबाव हैं रेगुलेटेड मीडिया में, हम काम नहीं कर पाएंगे। एक वक्त आएगा कि हम में से कोई लोग बिल्कुल गोलगप्पे की रेहड़ी से लेके इस तरह के किसी होटल बिजनेस में चले जाएंगे और शायद सहाफ़त में आपको कोई ज़िंदा लोग भी ना मिले। हाँ, कुछ मैनेजर्स टाइप लोग मिल जाएंगे। लिहाजा मेरी नौकरी भी इसी इंटेलिजेंस के हत्थे चढ़ जाएगी। दूसरी नौकरी है आपकी, काले कोट की। आपकी नौकरी इसलिए ख़त्म होगी कि आप जब फैसला लेके, जब मैं आपका क्लाइंट हूँ, जब मौसर बना देते। लेकिन अभी हाल ही में पिछले 1.5 साल से जो पाकिस्तान में हो रहा है और जो कुछ हुआ है, उसके लिए अगर मैं बिल्कुल ये एतराफ़ करता हूँ कि अगर बैरूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ना होते तो यहाँ पे हालत उससे कहीं ज़्यादा बुरी होती जितना अभी आप सब के सामने ज़िक्र हुआ है। यहाँ पर इंसानी हुकूक की पामाली उससे कहीं ज़्यादा होती जितनी हमने पिछली 1.5 साल में देखी। और आप लोगों की वजह से पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की सियासत लोकल से निकल के किसी न किसी दर्जे में ग्लोबल लेवल पे गई। और शायद इसकी वजह यह है कि जब हमने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को अपने बचपन में पाकिस्तान आते हुए देखा, तो हमने देखा कि या तो ये टेप रिकॉर्डर लेके आते हैं या वीसीआर लेके आते हैं। आज मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि आप लोग पहली बार हमारे लिए वैल्यू, ख्याल, जमहूरियत, आज़ादी और हुकूक की बात लेते हैं, और इसके लिए हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। दूसरी बात, दूसरा एक सवाल जो बहुत मुझसे भी यहाँ पे जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मेरे भाई, मेरे बच्चे, नौजवान दोस्त जो हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि पाकिस्तान के अंदर से कोई तहरीक क्यों नहीं उठती, पाकिस्तान के अंदर कोई मामला आगे क्यों नहीं बढ़ता। मैंने कहा जी, सब ने मुझे कहा कि आपने सवाल का जवाब ज़रूर दें। तो मैं उस सवाल का जवाब दे, तो शुक्र है कि एविडेंस भी मेरे पास ही मौजूद है और केस भी आपके सामने। मार्च 2009 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उनके ओहदे से माजूल कर दिया गया था। 2007 में, माफ़ कीजिएगा। जब 2007 में उन्हें उनके ओहदे से माजूल किया गया तो एक शख्स था जो उसको अपनी गाड़ी में बिठा के पूरे पाकिस्तान में घुमाता था। और पहले दिन एतजाज़ अहसन साहब आपके सामने बैठे, एतजाज़ अहसन साहब ने एक बिल्कुल ऐसी तहरीक उठाई दस्तूर की और इंसाफ की जिसने पूरे के पूरे पाकिस्तान को दीवाना बना दिया। हालत ये थी कि जब एतजाज़ साहब उन्हें चीफ जस्टिस साहब को, साबिक चीफ जस्टिस को लाहौर लेके आ रहे थे, तो आते हुए इनकी गाड़ी पूरे 24 घंटे लेट हुई थी। और मैं खुद उन लोगों में शामिल था एज ए जर्नलिस्ट, जो मॉल रोड पे खड़े हुए इनकी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे कि इन्होंने पहुंचना तो किसी और वक्त था, लेकिन फिर ये बहुत देर से पहुंचे और हम रात को प्रैक्टिकली सड़क के ऊपर सोए। और एतजाज़ अहसन साहब और वकला, ये सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, इन्होंने ही वो तहरीक चलाई थी। अब मेरा सवाल सिर्फ एतजाज़ साहब आपसे और आप सब वकीलों से ये है कि क्या अब दस्तूर बाकी है जिसकी बहाली के लिए तहरीक चलाने की कोई कॉल की ज़रूरत पड़नी है? क्या कोई ऐसी सूरत बाकी रह गई है कि हम कहें कि दस्तूर की फ़लाँ शिकों पर तो पूरी तरह अमल हो रहा है, चलिए एक आध पे गुजारा है। सूरत हाल ये है कि वो शिकें जिसकी वजह से दस्तूर कहलाता है, सारी की सारी मुअत्तल है और शिकस्ता है। अब ये मामला आप ही के हाथ में है, एतजाज़ साहब के हाथ में और वकीलों के हाथ में है कि हमें ये बताएं कि हमारा दस्तूर जो है वो बहाल कैसे हो सकता है। लास्टली मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि पाकिस्तान में, मैं भी कहीं पढ़ रहा था कि पूरी दुनिया में बहुत सारे शोबे और नौकरियां ऐसी हैं जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ख़त्म कर देगी। जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि बहुत सारी नौकरियां ग्लोबली ऐसी हैं
जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ख़त्म कर देगी। पाकिस्तान में बहुत सारी नौकरियां ऐसी हैं जिन्हें सिर्फ इंटेलिजेंस ख़त्म कर देगी। वो नौकरियां दो हैं। एक है मेरी नौकरी यानी सहाफ़ियों की नौकरी। सहाफ़ियों की नौकरी डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हम जिस कदर पाबंदियों में काम कर रहे हैं, जिस कदर सेल्फ सेंसरशिप का हम शिकार हो चुके हैं और जिस कदर हमारे ऊपर दबाव हैं रेगुलेटेड मीडिया में, हम काम नहीं कर पाएंगे। एक वक्त आएगा कि हम में से कोई लोग बिल्कुल गोलगप्पे की रेहड़ी से लेके इस तरह के किसी होटल बिजनेस में चले जाएंगे और शायद सहाफ़त में आपको कोई ज़िंदा लोग भी ना मिले। हाँ, कुछ मैनेजर्स टाइप लोग मिल जाएंगे। लिहाजा मेरी नौकरी भी इसी इंटेलिजेंस के हत्थे चढ़ जाएगी। दूसरी नौकरी है आपकी, काले कोट की। आपकी नौकरी इसलिए ख़त्म होगी कि आप जब फैसला लेके, जब मैं आपका क्लाइंट हूँ, जब आप मुझे फैसला दिलवाते हैं अदालत से मेरी ज़मानत का और उस पर अदालत अमल दरामद नहीं करवा सकती, मैं अदालत के कमरे से निकलता हूँ फिर धर लिया जाता हूँ, मैं कुछ बोलता हूँ फिर पकड़ लिया जाता हूँ, मुझे ये पता ही नहीं चल रहा कि मेरी रेड लाइंस कौन सी हैं, क्योंकि मैं किसी एक सियासी जमात को पसंद करता हूँ या मेरा कोई एक सियासी नुक्ता नज़र है। तो मेरा वकील जब मेरा केस लेके जाता है अदालत में, जज जो आप ही में से बनते हैं, ना आपके क्लाइंट को कोई रिलीफ मिल रहा है, ना अदालत का फैसला माना जा रहा है, तो मुझे लगता है कि आपकी नौकरी भी ख़त्म होने वाली है। क्योंकि जब आपकी नौकरी ख़त्म होगी, जब मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी दलील नहीं सुनी जा रही, आपकी नौकरी बाकी नहीं रही, तो फिर मैं अपना फैसला क्या पिस्तौल से करूँगा? फिर दो ही सूरतें होंगी, या तो मैं हर नाइंसाफ़ी को मान लूँ या फिर मैं खुद नाइंसाफ़ी करने वालों में शामिल हो जाऊँ। थैंक यू वेरी मच।